नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा मई 25 को आयोजित किया था। उसमें से भाग 1 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का जो प्रश्न था उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो आइए चलते हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। यहाँ पर शुरू में गद्यांश दिया गया है साथियों। हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उस पर हम 21 से 25 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बाकी अन्य प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 21 से 25 तक के प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अभिमन्यु का विवाह हो जाने पर वहां पधारे सारे गुरुजन एक जगह बैठकर मनोविनोद कर रहे थे, तो सबको संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने चर्चा छेड़ी। कपटी शकुनी द्वारा जुए में हराए जाने पर पांडवों ने 12 वर्ष का अति कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा है। अब न्यायपूर्वक उन्हें उनका राज्य मिल सके ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा। राज्य में से इनका हिस्सा इन्हें देने की बात कौरवों से कहने के लिए योग्य व्यक्ति को भेजना ही मुझे ठीक जंचता है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। अब इससे संबंधित चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है, गुरुजनों को एक स्थान पर बैठा देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया? पहला है, उनको संबोधित नहीं किया। दूसरा, उनको मना किया। तीसरा, वहां से जाने को कहा। चौथा, चर्चा छेड़ी। वहां पर गद्यांश में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, हमने पढ़े देखे, श्री कृष्ण ने चर्चा छेड़ी। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, श्री कृष्ण ने क्या किया उस विषय पर चर्चा छेड़ी, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, सारे गुरुजन एक स्थान पर बैठकर क्या कर रहे थे? एक, आलोचना कर रहे थे। दूसरा, शिकायतें कर रहे थे। तीसरा, वार्तालाप कर रहे थे। और चौथा, मनोविनोद कर रहे थे। हमने गद्यांश के फर्स्ट लाइन में ही देखा, तो सारे गुरुजन एक जगह बैठकर मनोविनोद कर रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनोविनोद। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों के लिए राज्य में हिस्सा मांगने हेतु किसे भेजना चाहते थे? पहला, योग्य व्यक्ति को। दूसरा, शिखंडी को। तीसरा, विराट नरेश को। चौथा, द्रुपद को। तो ये गद्यांश में ही दिया गया है साथियों, लास्ट लाइन में दिया गया है। कौरवों से बात कहने के लिए श्री कृष्ण योग्य व्यक्ति को भेजना ठीक समझते थे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, योग्य व्यक्ति। 24 बहुत सरल है। पांडवों का वनवास था 1 13 वर्ष, 2 10 वर्ष, 3 11 वर्ष और चौथा है 12 वर्ष। तो महाभारत में पांडवों को वनवास मिला था, चौथा नंबर ऑप्शन 12 वर्ष का, और 1 वर्ष अज्ञातवास था। तो इसलिए वास्तव में 12 वर्ष है, इसमें अज्ञातवास नहीं बोला। और यहाँ पर गद्यांश में भी दिया है 12 वर्ष, जबकि रामचरितमानस में श्री राम जी को कितने वर्ष का वनवास मिला था? 14 वर्ष का वनवास मिला था। चलते हैं इस गद्यांश का 25वां और अंतिम प्रश्न। श्री कृष्ण ने कपटी किसको कहा? अब सभी को मालूम होगा, बहुत ही सरल है। 1, जुए को। 2, दुर्योधन को। तीसरा, दुशासन को। चौथा, शकुनी को। सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, शकुनी। शकुनी सबको मालूम है,
दुर्योधन के मामा थे और वही कपटी श्री कृष्ण ने शकुनी को कहा था। अब यहाँ से हो जाएगा साथियों 26 नंबर से व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अधुनातन शब्द का सटीक विलोमार्थी शब्द है अजीर्ण 1 नंबर, 2 नंबर प्राचीन, 3 नंबर पुराना, चौथा पुरातन। तो विलोम शब्द है व्याकरण से संबंधित। सभी प्रश्नों के उत्तर आप मेरे YouTube चैनल जीत एजुकेशन में जाकर के देख सकते। हिंदी से संबंधित लगभग व्याकरण से पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर वो शब्द मिल जाएगा। तो इसलिए अधुनातन का सही विलोम शब्द है चौथा नंबर ऑप्शन पुरातन हो जाएगा। जीर्ण नहीं होगा, प्राचीन भी नहीं होगा, पुराना भी नहीं होगा। अधुनातन शब्द का विलोम शब्द होगा पुरातन। चलते हैं 27 नंबर में। गोपाल ने मुझसे चोरी करवाना चाहा। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है 1 अपदान कारक, 2 कर्ता कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा करण कारक। ये कारक से संबंधित प्रश्न है साथियों। तो कारक आप सभी को मालूम होगा 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक और उसका चिन्ह है ने। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किस शब्द में दिया गया है, गोपाल ने। तो गोपाल क्या हो गया, कर्ता हो गया और ने उसका चिन्ह हो गया। तो स्वाभाविक है इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म का को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। इस तरह से आप कारक और उसके चिन्हों को, परसर्ग को पहचान लेंगे तो कारक से संबंधित कोई भी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको जीत एजुकेशन के चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर गोपाल ने में क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा साथी। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है। विसर्ग मैंने उसको जोड़ दिया डबल बिंदी वाला, वहाँ पर प्रश्न में आपको नहीं, केवल विसर्ग संधि लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने साथियों उसका विग्रह कर दिया। देखिए मतलब संधि विच्छेद कर दिया। वहाँ पर सीधा सीधा शब्द है, 1 तल्लीन, दूसरा वागीश, तीसरा मनस्ताप, चौथा जगदीश। हमने उसको संधि विग्रह कर दिया। देखिए तल्लीन तत् जमा लीन क्या है, व्यंजन संधि है। वाक जमा इस, ये भी व्यंजन संधि है। जगदीश जगत द जमा इस, जगदीश ये भी व्यंजन संधि है। और मन जमा ताप क्या हो जाएगा, मन ताप, यही विसर्ग संधि है साथियों। आप उधर तीनों को छोड़ दीजिए। मन ताप तीसरा नंबर ऑप्शन मनस्ताप हो जाएगा। ये विसर्ग संधि वाला शब्द है। वागीश वास्तव में यो स्वर संधि वाला है। वाग जमा इस, वागीश। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। आंसू पोंछना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला समझाना, दूसरा रोते हुए को चुप कराना, तीसरा सलाह देना, चौथा सांत्वना देना। साथियों मुहावरे में सीधा अर्थ नहीं होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट उसका संकेत होता है। तो आंसू पोंछना, कोई दुखी व्यक्ति होगा उसके आंखों से आंसू आएगा, तो आंसू पोंछने का सटीक अर्थ हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सांत्वना देना।
तो सांत्वना देना सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न में देखिए, माह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द है। माह में एक बार प्रकाशित होना सभी को मालूम है। त्रैमासिक नंबर 1, 3 माह में प्रकाशित होने वाला। माहिक कोई प्रकाशित होने से संबंधित नहीं है। पाक्षिक यानी 15 दिन में प्रकाशित होने वाला। 6 माह में प्रकाशित होने वाला, 6 माही या अर्धवार्षिक। 1 साल में प्रकाशित होने वाला वार्षिक। और तीसरा नंबर है मासिक, यानी 1 माह में एक बार प्रकाशित होने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा मासिक। हमने तीनों का बता दिया। और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला दैनिक होता है, ध्यान रख लीजिए। अभी माह पूछा, कल के दिन पूछा जा सकता है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला, तो वह हो जाता है दैनिक। जैसे समाचार पत्र होते हैं, डेली प्रकाशित होते हैं, उसको कहा जाता है दैनिक समाचार पत्र। महीने में प्रकाशित होने वाले को मासिक, 15 दिन में प्रकाशित होने वाले को पाक्षिक, और 3 माह में प्रकाशित होने वाले को त्रैमासिक। 6 माह में प्रकाशित होने वाले के लिए 2 शब्द है, अर्धवार्षिक या छमाही। और वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाले को कहा जाता है वार्षिक। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। हमने और अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। गीली कमीज को धूप में रख दो। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है। विशेषण आ गए साथियों। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला ही है गुणवाचक विशेषण। पहला सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संख्यावाचक। तो गीली कमीज में परिमाण नहीं आएगा। गीला कमीज को हम माप नहीं सकते, मेजरमेंट। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक बोल नहीं सकते। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक नहीं बोल सकते। सार्वनामिक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो कमीज की विशेषता बता रहा है, कमीज कैसी है, गीली है। तो इसलिए नंबर 2 का ऑप्शन गुण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, कमीज की विशेषता बता रहा है गीली कमीज, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। एक शब्द, दूसरा कान, तीसरा काज, चौथा वायु। तत्सम, ये तत्सम तद्भाव से संबंधित भी मेरे YouTube चैनल जीत एजुकेशन में है, आप देख सकते। संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द, और उससे परिवर्तित हिंदी में हुए शब्दों को कहा जाता है तद्भव। तो यहाँ पर संस्कृत के शब्द कौन है देख लीजिए। सब नहीं है, कान नहीं है, काज नहीं है, वायु। वायु का तद्भव हो जाएगा हवा या पवन, लेकिन वायु तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य, देखिए अर्क 1, 2 मार्तंड, तीसरा मारुत, चौथा भास्कर। इसमें से 3 है साथियों। अर्क सूर्य की पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, मार्तंड भी पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, भास्कर भी पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, लेकिन मारुत शब्द है, मारुत का होता है हवा या वायु का पर्यायवाची होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है में 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा मारुत। मारुत का अर्थ है हवा या वायु, पवन। 34वें नंबर प्रश्न में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक, अ मनुष्य, 2 नारायण, तीसरा वीणा, चौथा नारद। आप सभी को मालूम है संज्ञा, हमारे जीत एजुकेशन में संज्ञा की पूरा
डिटेल आप देख सकते। पदभेद के अंतर्गत संज्ञा के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते और जातिवाचक में 2 जोड़ देने से क्या बन जाता है, 5 हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है क्या है, किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं। नारायण नाम है, वीणा भी नाम है, नारद भी नाम है, लेकिन मनुष्य नाम नहीं है। तो इसलिए मनुष्य क्या है, वास्तव में जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक। नारायण, नारद, वीणा ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नहीं है बोले तो मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। गीता आप ही वहां चली गई थी। वाक्य में रेखांकित अंश में सर्वनाम है। रेखांकित अंश में सर्वनाम है आप ही। सर्वनाम के प्रकार में दूसरा है संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उसमें से संबंधवाचक आप ही हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें किसी के साथ संबंध दिखा नहीं रहा है। काके की, रारे री, नाने नी, ऐसा संबंध नहीं है। पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा साथियों, निजवाचक है। आप ही निजवाचक के लिए 3 शब्द है, आप, स्वयं, खुद। ये 3 शब्द आने पर आप समझ जाइए कि वह निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप आ गया, आप ही निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। इंदौर पहले एक गांव था। वाक्य है, ये प्रश्न वास्तव में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के अंतर्गत है। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्य के, रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। उसमें से ये है, पहला प्रश्नार्थक, दूसरा विधानार्थक, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा निषेधवाचक। तो यहाँ पर आप सबसे सरल तरीका है, ट्रिक है कहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नार्थक आ जाएगा, स्वाभाविक है। विधानार्थक क्या है, किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसको विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा देने का भाव हो, किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उससे संबंधित है। निषेधवाचक में न, नहीं, मत का प्रयोग होगा। न, नहीं, मत तो निषेधवाचक हो जाता। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्नार्थक वाक्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देशगत शब्द में समास है। पहला द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा कर्मधारय। समास के संबंध में हमारे चैनल में बहुत अच्छा वीडियो है साथियों, ट्रिक के साथ है। अब समास के 6 भेद होते हैं, सारे का हमने वहाँ पर ट्रिक के अनुसार वर्णन किया है। आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। देशगत द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ देशगत में दोनों पद प्रधान नहीं है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, रात दिन, राजा रानी, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, देशगत नहीं हो सकता। अव्ययी भाव, अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आसमुद्र, आमरण, आजीवन और यथाशक्ति, यथामति, इस तरह के भरपेट, इस तरह के शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। कर्मधारय क्या है, विशेष्य विशेषण होते हैं,
जिसमें एक दूसरे की विशेषता बताया जाता है, जैसे नीलकमल, नीली गाय, महापुरुष, प्रधान अध्यापक, महाविद्यालय, इस तरह के शब्द होते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण में जो विशेष विशेषण होते हैं। यहाँ पर देशगत, इसका विग्रह कर दीजिए, देश को गत यानी देश को गया हुआ, गत यानी गया हुआ, देशगत देश को गया हुआ को आ गया विग्रह करने पर। तो जहाँ पर वही कारक के 8 प्रकार में से 6 प्रकार, पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को छोड़ करके जो जितने भी बीच में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक जो 6 कारक होते हैं उसके चिन्ह ही तत्पुरुष समास के विग्रह में प्रयुक्त होता है। वही तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता है और उसकी पहचान है। आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में समास का वीडियो है, आप उसमें देख लीजिए, आपको क्लियर कट आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो देश को गया हुआ, देशगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साथियों, हमने उदाहरण के साथ बता दिया कि कौन कौन से क्या क्या है। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। वह धीमे स्वर में बोला, मुझे बहुत आनंद आता है, उसने संतोष की सांस ली, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए कौन है? वह धीमे स्वर में बोला, बिल्कुल सही है, अशुद्ध नहीं है। मुझे बहुत आनंद आता है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। उसने संतोष की सांस ली, वह भी सही है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यह हो जाएगा साथियों, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, न कि 10वीं कक्षा में। वह क्या हो जाएगा? 10वीं कक्षा में पढ़ता है हो जाएगा। इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भ वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसके लिए मैंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है साथियों, आप इसको जरूर देख लीजिएगा चैनल में जा कर के। भ वर्ण अ ओष्ठ, 2 दंत्योष्ठ, तीसरा तालव्य, च दंत्य। वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यंजन के वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, और इसका हो जाएगा कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो प वर्ग के अंतर्गत आता है भ, 5 वर्ण होते, क ख ग घ अंग, ये हो गया क वर्ग, और उसका हो जाएगा कंठ्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है भ वर्ण, भ क्या है? ओष्ठ्य है। भ में प वर्ग आता है, प वर्ग में 5 गिन लीजिए, प फ ब भ म, ये क्या हो जाता है? ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है भ वर्ण का उच्चारण स्थान। दंत्य में त वर्ग आता है, त वर्ग में 5 है, त थ द ध न, ये इस तरह से आ जाता है साथियों। तो इस तरह से आपको पूरा विस्तार से मेरे चैनल में बहुत अच्छा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित उच्चारण स्थान के आधार पर वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो भ वर्ण आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ओष्ठ्य के अंतर्गत। और आज के इस MTS सामान्य हिंदी भाग के अंतर्गत 40वां और अंतिम हिंदी प्रश्न है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। क्रिया, क्रिया के 2 भेद होते, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
ध्यान रखिए साथियों, एक सीता देख रही है, दूसरा बच्चा रोता है, तीसरा रेखा खेलती है, चौथा मोहन खा रहा है। पहले तो सकर्मक और अकर्मक समझ लीजिए। सकर्मक क्या है? जिसमें कर्ता कर्म क्रिया होती है, वह होता है सकर्मक वाक्य जिसमें कर्म होता है। और जिसमें कर्म नहीं होता वह होता है अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे का रोना, चिड़ियों का उड़ना, हंसना, तैरना, सोना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे हमेशा अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सीता देख रही है, ये भी क्वेश्चन करके देख सकते। सीता देख रही, क्या देख रही है मालूम नहीं, उसी को बोल देते सीता टीवी देख रही है, सकर्मक हो जाता। इसलिए सीता देख रही है अकर्मक है। बच्चा रोता है, हमने अभी बताया, रोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक हो ही नहीं सकता। रेखा खेलती है, यह भी अकर्मक है। क्या खेलती है? इसी को बोल देते कि रेखा गेंद खेलती है, कबड्डी खेलती है, कुछ भी लिख सकते तो सकर्मक बन जाता। लेकिन यहाँ पर भी ये अकर्मक है। लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, मोहन खाना खा रहा है। मोहन खा रहा है बोल देने से अकर्मक हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बता दिया कर्ता कर्म क्रिया। मोहन करता है, कर्म खाना है, खा रहा क्रिया है। तो ये तीनों आ गया, कर्ता कर्म क्रिया, और जिसमें कर्म आ गया वह होता है सकर्मक क्रिया। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन साथियों, मोहन खाना खा रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से साथियों हमने आपको MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 17 मई 2025 को जो परीक्षा आयोजित किया गया था उसमें से सामान्य हिंदी भाग 1 के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे गए थे, उसका हमने विस्तार से वर्णन किया। आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए ये इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने और अन्य वीडियोस जो पिछली परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित पूछे गए हैं मेरे चैनल में हैं, आप देख सकते। लगभग इसी ट्रेंड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची से संबंधित, विलोम से संबंधित, कारक से संबंधित, संज्ञा से संबंधित, संधि से संबंधित, समास से संबंधित। तो ये मेरे जितने वीडियो देखेंगे और आपको विस्तार से जाना है तो मेरे चैनल में व्याकरण से संबंधित वीडियो है साथियों, उसको देख करके आप आराम से हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।